हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 12 जून। वीडियो के संबंध में यदि कोई क्वेरी या डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे इम्पॉर्टेंट आज है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर का बहुत बड़ा इशू है पूरी दुनिया के अंदर, और भारत काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है इन चीज़ों को लेकर के। तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा चाइल्ड लेबर के डेटा है भारत के अंदर। तो इस प्रकार की चीज़ें निकल के सामने आती हैं। और आपने एक NGO का नाम भी सुना होगा, बचपन बचाओ आंदोलन। तो कहीं ना कहीं वो भी चाइल्ड लेबर में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम करती है। कैलाश सत्यार्थी जी, जिनको कि नोबेल पुरस्कार भी मिला था मलाला यूसुफाई के साथ में मिलकर के, जो शांति का नोबेल मिला था, दोनों को शेयरिंग मिला था ये नोबेल प्राइज़। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है चाइल्ड के ऊपर। चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गई, चाइल्ड लेबर हो गई, इन सबको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है भारत के अंदर। तो उनकी अपनी एक NGO भी है, बचपन बचाओ आंदोलन। इसके अलावा चाइल्ड लेबर की यदि हम बात करें तो भारत के संविधान में फंडामेंटल आर्टिकल हैं। तो बताइए वहाँ पे कौन सा आर्टिकल है जो कि चाइल्ड लेबर से संबंधित है। तो ये है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2021। ये सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर के अंदर 12 जून को। तो इस बार हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में इसका गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। तो चाइल्ड लेबर को लेकर के बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इसके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए। और इस बार की जो थीम रखी गई है चाइल्ड लेबर की, वो रखी गई है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। तो ये बात की गई है एक्ट नाउ चाइल्ड लेबर की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है थीम, कई बार पूछ ली जाती है इस प्रकार से। यह एक न्यूज़ है पेज नंबर 1 पे। खोजी है पृथ्वी से मिलती जुलती नई धरती, यानी कि पृथ्वी से सिमिलर कुछ एक नई यहाँ पे इन्होंने धरती खोजी है, नया कुछ ग्रह इनको मिला है कुछ, ये बता रहे हैं। तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर, यानी कि आप समझ सकते हैं ये है पूरा का पूरा सोलर प्लेनेट, और बात की जा रही है इसके बाहर की, यानी कि कहीं ना कहीं इस साइड की, यहाँ कहीं की। तो बता रहे हैं कि सौर मंडल के बाहर किसी तारे की परिक्रमा करने वाले नए ग्रह, क्योंकि भारत बता रहे हैं पृथ्वी जैसा सिमिलर है, तो नया ग्रह, इसको एक्सोप्लैनेट नाम दिया गया है। एक्सोप्लैनेट किनको बोला जाता है कि सौर मंडल से जो बाहर होते हैं उनको प्लेनेट बोला जाता है, जबकि जो अंदर है उनको, जैसे कि अर्थ है, ये हमारा प्लेनेट है जो कि सोलर सिस्टम का भाग है, तो उसको एक्सोप्लैनेट की खोज की है। पृथ्वी से 19 लाइट ईयर्स डिस्टेंस है इसका, यानी कि 90 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है ये। और इस पर पृथ्वी की तरह पानी के बादल मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस सदी की सबसे बड़ी खोज होगी, ये बात बोली गई है। ये कुछ खोज चल रही है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सोलर सिस्टम में इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्लेनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अच्छा, आप मुझे बताइए एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये किन दो ग्रहों के बीच में है? सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, उसके बाद आता है फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो की ग्रहों की जो सूची है वहाँ से बाहर कर दिया गया है। अभी केवल यही ग्रह हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सूरज के चारों ओर इस प्रकार से अपने अपने अक्ष पर अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये इनका क्रम चलता है। ये बात है, कल ही विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया, उनका निधन हो गया कल। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं ये। तो बड़ा ही अच्छा इनका नॉलेज थी, बड़ा ही अच्छा इनका मतलब काम था, तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पोस्ट कोविड समस्याओं से जूझ रहे थे ये, इनका इलाज चल रहा था। तो 71 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनके बारे में पूछा भी जा सकता है कि अशोक पनगड़िया के संबंध किस मेडिकल साइंस की फील्ड से था। तो ये आपको कुछ आइडिया इनके बारे में होना चाहिए। ये बात की जा रही है टीके की। तो कोवैक्सीन एक टीका है, दूसरा है कोविशील्ड। कोवैक्सीन भारत बायोटेक का है और कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का। तो कोवैक्सीन को अमेरिका में नो एंट्री है, यानी कि इसको एंट्री नहीं मिली है। सफ़र पर इसका इसका जो सफ़र है उस पर भी संशय यानी डाउट बना हुआ है। तो स्वदेशी कोवैक्सीन को अमेरिका में फ़िलहाल एंट्री नहीं मिल पाई है। FDA ने कोवैक्सीन को अमेरिका में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी है। तो ये बात निकल के सामने आई है। FDA द्वारा मंजूरी नहीं मिलने से उन भारतीयों के सामने बड़ा सवाल आ गया है जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है, क्या वे अमेरिका यात्रा कर पाएंगे? भारत बायोटेक ने फिलहाल मंजूरी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। तो ये बता रहे हैं कि कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है।
अमेरिका के एफडीए ने। इनका मानना ये है कि यदि भारत के किसी व्यक्ति ने कोवैक्सीन लगवाई है और जब वो आगे भी ट्रैवल करेगा तो क्या ये उसको ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये भी एक डाउट बना हुआ है। तो देखते हैं अब कोवैक्सीन को कैसे आने वाले समय में मंजूरी मिलती है। कोविशील्ड को हालांकि इन्होंने मंजूरी दे रखी है, ऑलरेडी दी जा चुकी है। तो ये न्यूज़ है। यहाँ पे एक शोध हुआ है, दुनिया में केवल एक ही दवाई है इसकी, बताया जा रहा है। शोध में हुआ है खुलासा, बिना शराब पिए भी खराब हो रहे हैं लीवर। तो बात की जा रही है लीवर की। मतलब आपने सुना होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो उनके लीवर अक्सर ख़राब पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया है एक फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में बात की जा रही है कि फैटी लीवर डिजीज़ होती है, लेकिन अगर आप रूटीन में मिर्ची बड़े कचौरियाँ खाते हैं, देर रात खाना खाकर सो जाते हैं, तो आपका लीवर भी जवाब दे जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं केवल आप शराब का सेवन कर रहे हैं उसी के कारण आपके लीवर ख़राब हो रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ों को आप अपनाते हैं, इस प्रकार का सेवन करते हैं आप इन चीज़ों का, तो भी आपके लीवर ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, इसको बोला है NASH इसे कहते हैं। तो डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के गैस्ट्रोलॉजी विभाग की ओर से 62 लोगों पर किए गए शोध के अनुसार डायबिटीज़, मोटापा और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल व्यक्ति को NASH की ओर ले जाता है। तो अभी तक नहीं थी इसकी कोई दवाई। बता रहे हैं कि NASH की अब तक कोई दवाई नहीं थी। गत वर्ष ही एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाई के फॉर्मूले को मंजूरी मिल गई है। दवाई का ट्रायल महात्मा गांधी अस्पताल के मरीजों पर किया गया था। NASH मरीजों को 2 से 3 साल तक दवाई खानी पड़ती है। तो बताया जा रहा है कि लीवर किस तरीके से, मतलब और क्या क्या चीज़ें जो कि ख़राब कर सकती हैं लीवर को। तो आपकी जो गंदी आदतें हैं उनको भी आप सुधार लीजिए। ये यहाँ पे बात की जा रही है मनरेगा की। तो इम्पॉर्टेंट एक पिलर निकल के आया था कोविड-19 की फर्स्ट वेव के अंदर। मनरेगा काफ़ी सारे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया गया था, उनको पैसा कमाने के लिए पलायन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन इस बार बताया गया है कि पिछली बार तकरीबन 1 लाख करोड़ का बजट था नरेगा के लिए, लेकिन इस बार इसमें कटौती की गई है और 73,000 करोड़ का बजट दिया गया नरेगा के लिए। तो ये गलत बात है। लोगों को इस बार ज़्यादा आपको पता है मौतें भी देखने को मिली हैं कोविड-19 के कारण, और ये जो बजट कम किया गया है तो लोगों को कहीं ना कहीं अपने रोज़गार के लिए बाहर भी निकलना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो बताया गया है कि इस प्रकार की मनरेगा जैसी स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि लोग अपने लोकल स्तर पर ही अपना एम्प्लॉयमेंट पा सकें और उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि मेट्रो सिटीज़ जो है वहाँ पे ज़्यादा लोग एकदम से पलायन कर जाते हैं रोज़गार के चलते। अब इस कोविड-19 के दौर में आपको पता है कि कैसे आपको एहतियात बरतना है, चीज़ों को कैसे लेकर के चलना है। तो कहीं ना कहीं ये स्कीम एक अच्छा उसमें अपना योगदान देती है। इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के संकट में लोगों को गांव तक ही समेट कर रखना, वहाँ पे उनको रोज़गार देना, तो बड़ा ही अच्छा इस स्कीम ने काम किया है। ज़रा बताइए स्कीम कब स्टार्ट की गई थी, ये किस ईयर में स्टार्ट की गई थी। यहाँ बात की जा रही है G7 शिखर सम्मेलन, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। 47वां सम्मेलन है ये। 13 जून तक ये सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ बात की जा रही है इस सम्मेलन में, यानी कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 पर कार्रवाई जैसी मांगों पर ध्यान खींचने के लिए प्रदर्शनकारियों के समूह G7 शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शनकारी हैं जो कि G7 समूह का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन और कोरोना से जंग को लेकर मंथन शुरू हो गया है यहाँ पे G7 में। मैंने आपको बताया था कि एक मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स की बात भी इस बार इसमें चल रही है G7 में। इसके अलावा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज और कोरोना को लेकर भी बड़े लेवल की वार्ताएं इसमें चल रही हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार के जो समिट होती हैं, क्योंकि बड़ा एक ग्रुप है G7, डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है पूरा का पूरा। यहाँ बात की जा रही है IIT बॉम्बे की। तो लखनऊ, पुणे, हैदराबाद के सीवर में मिले हैं कोरोना के 108 म्यूटेंट। यानी कि म्यूटेंट क्या होता है, ये अपना नेचर बदल देता है। जो वायरस है, आज मान लीजिए 12 जून को इसका नेचर कुछ है, फिर हो सकता है कि 12 जुलाई को इसका नेचर कुछ और हो जाएगा, कुछ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये। तो मतलब इसको पकड़ करने में बड़ी ही दिक्कत आती है इस प्रकार से जब ये म्यूटेंट करता जाता है वायरस। तो यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट नाम की बात की गई है। तो ये वायरस के नाम है यहाँ पे डेल्टा वायरस और अल्फ़ा वेरिएंट। डेल्टा का संबंध भारत से है, अल्फ़ा के बारे में आप बताइए इसका संबंध किस देश से है। तो ये कुछ म्यूटेशन है। तो यहाँ पर सीवरेज के अंदर मिले हैं 108 म्यूटेंट। कितनी बड़ी बात है। लखनऊ, पुणे और हैदराबाद के अंदर इस प्रकार की स्टडी सामने आई है कि
ये लैब में भी इनके पता नहीं लग पाया है, जो कि इनको सीवर के अंदर पता लगा है कि 108 म्यूटेंट भी हैं कोरोना वायरस के। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं आने वाले समय में कि किस प्रकार से ये वायरस अपने नेचर चेंज करता जा रहा है, तो उसको कहाँ तक रोकने में हम सफल हो पाएंगे। फिलहाल के लिए मास्क की एक एहतियात है और बस हैंड सैनिटाइज आप करते रहें। यही दो चीज़ें हैं जिससे कि आप इससे अपने आप को अवॉइड रख सकते हैं, वही बेस्ट तरीका है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।